वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द सेल। सेल किसे कहा जाता है, सेल के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं या फिर सेल में क्या क्या इंक्लूड रहता है। आज सभी डिस्कशन उसी के टॉपिक पे होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के रेगुलर अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्केच एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ सेल। सेल की जो है हमें वेल लेबल डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है आपके लिए क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है डी फार्मेसी के एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि सेल के डायग्राम में क्या क्या बताया गया है कि उसमें कौन कौन से पार्ट यहाँ पर जो है इंक्लूड होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, तो उसमें इंक्लूड होता है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी जिसे कहा जाता है, देन सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, देन राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसीलिए यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केच एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ द सेल। तो आपने अगर सिर्फ डायग्राम बना ली और ये जो नाम जो है वो नहीं दिए, तो ये डायग्राम आपको 3 मार्क्स के लिए आती है क्वेश्चन पेपर में। तो उसमें से 1.5 मार्क्स जो है आपका डायग्राम के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो 1.5 मार्क्स है वो इन जो भी आप नाम नहीं देते, सपोज ये आपने यहाँ पर स्केच किया लेकिन इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया ही नहीं आपने, तो आपको जो है आपका 1.5 मार्क्स जो है वो कट हो सकता है। इसके वजह से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वेल प्रिपेयर जो है इसका स्केचिंग भी करना है, साथ ही साथ लेबलिंग भी आपके हिसाब से जो है करनी है, जिस हिसाब से आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से, लेकिन लेबलिंग जो है वो करनी ही करनी है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल में जो भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये देखिए यहाँ पर जो है न्यूक्लियस है, बिग राउंड शेप यहाँ पर सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस क्या है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और हमारी सेल वॉल क्या है या फिर सेल वॉल हमारी क्या हो सकती है या फिर सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं, क्या फिजियोलॉजी होती है सेल वॉल की, सारा डिस्कशन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है, इट इज अ स्पेरिकल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि स्पेरिकल है। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर शेप है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सेल में जो है अदर जो भी कंपोनेंट्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से न्यूक्लियस क्या है, स्पेरिकल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। देन इट कंटेन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। तो देखिए न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, उसका प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, देन न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। डीएनए क्या करता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू जो है वो जब रिप्रोडक्शन होता है, जब रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस को ऑकर किया जाता है या फिर वो प्रोसेस फॉलो की जाती है, तो उसमें डीएनए अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि जो है क्राइम के वक्त जो भी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सुराग अगर मिल जाता है तो उसके डीएनए से जो है उस पर्सन की आइडेंटिटी यहाँ पर निर्धारित की जाती है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि कंटेन मतलब किसमें प्रेजेंट रहता है, हमारे न्यूक्लियस में। देन न्यूक्लियर विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस रहता है उसके आजू बाजू क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास ही। तो न्यूक्लियर विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसा घिरा हुआ रहता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। देन फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस के वन बाय वन फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इट कंट्रोल द ऑल सेलुलर एक्टिविटी। सेल में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है या फिर सेल में जितनी भी एक्टिविटी यहाँ पर होती है या फिर जितनी भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर सेल में ऑकर होती है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियस
यहाँ पर करवाता है। मतलब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंडर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे सेल में, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस जैसे ऑर्डर देगा वैसे वो परफॉर्म करेंगे। तो इस हिसाब से इट कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। देन इट कंटेन द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, आरएनए प्रेजेंट रहता है एंड प्रोटीन। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, देन आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और साथ ही साथ प्रोटीन यहाँ पर सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। आरएनए हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किसके मदद से होता है, आरएनए। आरएनए किस में रहता है, न्यूक्लियस में। तो इनडायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस उसमें आरएनए है, आरएनए हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देन डीएनए हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपने देखे होंगे कि क्रोमोसोम्स की वजह से क्या होता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन या फिर जेनेटिक सिस्टम या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर एनी अदर जो भी जीन्स के रिलेटेड वर्क रहता है हमारे बॉडी में, वो सारा कवर करने का काम कौन करता है, डीएनए। और डीएनए पे किसका कंट्रोल रहता है, न्यूक्लियस का। तो इस हिसाब से न्यूक्लियस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देन माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव करते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है मोस्ट पावरफुल है, इसीलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर हमने नोट डाउन कर रखा है। तो क्या होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द स्मॉल इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली एंड आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो देखिए इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली, इंटरसेलुलर मतलब सेल के अंदर यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस है। तो इस हिसाब से माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, स्मॉल इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली एंड ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल या फिर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है। इट इज बाउंडेड बाय द इनर फोल्डेड एंड आउटर स्मूथ सरफेसेस मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि इनर फोल्डेड मतलब अंदरूनी, देखिए यहाँ पर कैसे फोल्डिंग है, इस तरीके से फोल्डिंग है, और बाहरी कैसी है, बाहरी स्मूथ सरफेस मेम्ब्रेन है, मतलब राउंडेड है। तो इस तरीके से जो माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इनर मेम्ब्रेन हैज एन मेनी क्रिस्टी एंड इट इज कवर विद एन F1 पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर जो है इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है सारी की सारी, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी से जो है यहाँ पर क्या करी गई है, कवर की गई है, और क्रिस्टी से कवर की गई है। और क्रिस्टी पे क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल, मतलब फर्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब एटीपी का सिंथेसिस जो रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो भी सिंथेसिस रहता है, वो F1 पार्टिकल के थ्रू ही यहाँ पर होता है। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, पावर हाउस ऑफ सेल या फिर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर क्यों की जाती है, क्योंकि F1 पार्टिकल पे ही जो है एटीपी यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा एनर्जी गिविंग सोर्स है। उसके बाद देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है, इट इज अ मेन साइट ऑफ सिंथेसिस। ये क्या है, मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। पहले ही डिस्कस कर लिया कि F1 पार्टिकल पे क्या होता है कि यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा, मेन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। एटीपी स्टोरेज करने का जो मेन सोर्स है या फिर साइड, जिसे पावर हाउस कहा जाता है, वो क्या है, हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। देन इट इज अ साइट फॉर द साइट्रिक एसिड साइकिल। जो साइट्रिक एसिड साइकिल रहती है, जो अपने 12th साइंस में या फिर 11th के बायोलॉजी में पढ़ी होगी, या फिर आज बायोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, और ह्यूमन एनाटॉमी में जरा सा इसका डिस्कशन होगा। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में आपको ब्रीफली है कि साइट्रिक एसिड साइकिल किसे कहा जाता है, इसे ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो भी ये साइट किसके लिए, साइट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन एंड यूरिया साइकिल एंड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो रहता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिस्टम रहता है जिसमें कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है, वो साइट किसमें है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। देन इट कंटेन अ स्पेशल डीएनए एंड
इज सेल्फ रेप्लिकेटिव। इसमें क्या रहता है कि स्पेशल डीएनए इसमें प्रेजेंट रहता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग रहता है। मतलब ये क्या होता है, 1 बाय 1 रिप्लिकेट होते रहता है, मतलब खुद की ही एक बाय, जैसे हम कॉपी एंड पेस्ट करते उसी तरीके से ये क्या कर सकता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है। देन इट परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी। तो ये क्या करता है, जो एनर्जी का मेन फंक्शन परफॉर्म करने का काम है, ये क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट भी करता है और ट्रांसफर भी करने का काम करता है। किसे, सेल, अदर सेल्स को, या फिर सेल में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उनको, या फिर केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है वहां पर जो है एनर्जी को एज अ कैटालिस्ट करके यहाँ पर वर्क करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देन फिजियोलॉजी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, व्हेन द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन कम इन द कांटेक्ट विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। देखिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब वह ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ रिएक्शन करते प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इनकी रिएक्शन होने वाली है, उसके बाद जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, मतलब कैसे कैटालिस्ट करके एक एंजाइम आएगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट रहेगा और ये सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेटेड एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा और लिबरेटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। जो लिबरेट एनर्जी रहती है, जो एनर्जी उस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्या की जाती है, स्टोर्ड की जाती है। द एटीपी देन डिफ्यूजेस थ्रू आउट द सेल। एटीपी क्या की जाती है, फिर डिफ्यूज की जाती है, मतलब अलग अलग ट्रांसफर की जाती है थ्रू आउट द सेल्स में पूरी जगह पर, एंड रिलीजेस इट स्टोरेज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग सेलुलर फंक्शन। और जो भी स्टोर्ड एनर्जी रहती है उसे रिलीज करते हैं, किसके लिए, सेल के अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। देन हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, या फिर हम उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो क्या है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। It is a membrane which cover and protect the cell and surround the cytoplasm। ये क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म उसमें सेल में प्रेजेंट है उसे सराउंड करने का काम कौन करती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम ईच अदर एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो भी प्रेजेंट रहता है और वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेल को सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। मतलब एक इंटरमीडिएट करके जो है सेल वॉल क्या करती है, यहाँ पर मदद करती है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। जो सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है वो किससे बनी हुई रहती है, वो बनी हुई रहती है प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और मिनरल से, जिसके वजह से क्या होती है, सेल वॉल टफ होती है, वो बाहरी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे सेल में एंटर नहीं होने देती। देन फंक्शन क्या है सेल वॉल के, इट कवर एंड प्रोटेक्ट द सेल एंड ऑर्गेनेली। जो भी सेल है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, साथ ही साथ सेल में जो भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेल वॉल यहाँ पर करता है। देन इट गिव्स द शेप टू द सेल। ये क्या करती है, सेल को क्या करती है, शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब सपोज अगर आपने पानी लिया और पानी को किसी भी कंटेनर में डाला तो वो पानी क्या करेगा, उस कंटेनर का शेप जो है वो ले लेगा। तो उसी तरीके से जो सेल वॉल है वो सेल को क्या करती है, एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पर देती है, जैसे कि सर्कुलर हो गया। देन इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है सेल वॉल, ये ट्रांसपोर्ट करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं या फिर जो भी अदर केमिकल्स रहते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उन्हें ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, सेल वॉल। मतलब सेल वॉल क्या है, इंटरमीडिएट है या फिर गेटकीपर भी जिसे कहा जा सकता है। देन इट फॉर्म द चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, सेल वॉल के पास और न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक चैनल बना हुआ रहता है, जो क्या करता है कि सेल वॉल से क्या करता है कि बाहर से मॉलिक्यूल्स जो है अपने
पास लेता है और जिससे के वजह से क्या होता है, वहां पर केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है। देन इट फॉर्म्स द बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए जो है बाउंड्री प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, सेल वॉल करता है। देन फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल, द सेल वॉल फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ सेल। सेल वॉल क्या करती है, सेल की बाउंड्री प्रोड्यूस करती है। इनसाइड द वेरियस ऑर्गेनेली एंड प्रोटोप्लाज्म आर प्रेजेंट। तो अलग अलग ऑर्गेनेली या फिर प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या करते हैं, बाउंड्री प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, सेल वॉल करता है। देन सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड एंड मिनरल, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन द सेल वॉल इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच एक्ट्स एज अ sieve through which certain substances are allowed to enter the cell wall while the some other substances are allowed to move आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो देखिए सेल वॉल क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अगर आपने कोई भी एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा देखा होगा तो वो कपड़े से जो है वो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो है चालनी नहीं रहती तो हम पानी को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर पानी से जो है वो जो भी अदर सब्सटेंसेस रहते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और कपड़े से जो है पानी को पुअर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कपड़े पर जो भी अदर इम्प्यूरिटी रहेंगी वो पानी में प्रेजेंट वो कपड़े में रह जाएंगी। उसी तरीके से क्या रहता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स जो है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर किए जाते हैं जिनका वेट या फिर साइज जो है वो जो भी सीव्स रहता है उसके अकॉर्डिंग रहती है। देन वो जो क्या करता है कि आउटसाइड द सेल मूव करता है अदर सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। जो भी सब्सटेंसेस सेल को नीडेड नहीं है, मतलब सेल को उनकी कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके के जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल में उन्हें बाहर या फिर एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है, हमारा जो सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं वो करता है। देन द सब्सटेंसेस पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट इज डिपेंड अपॉन देयर। तो क्या होता है कि जो भी सब्सटेंसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो से जो है सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की जितनी साइज रहेंगे या फिर जितने मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसी हिसाब से जो भी केमिकल सब्सटेंसेस या फिर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वही वहां से क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, मूव टुवर्ड्स द सेल, इनसाइड द सेल हो गए या फिर आउटसाइड द सेल हो गए। ये तो इस तरीके से जो है फिजियोलॉजी ऑफ सेल हमने देख लिए है। तो यहाँ पर जो है सेल चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।